तो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क बराबर क्या होता है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वर्क बराबर होता है W बराबर होता है F डॉट एस। हम 9 क्लास में तो ऐसे नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोग को इस तरह से पढ़ लीजिए। डॉट प्रोडक्ट होता है F डॉट एस। तो ये होता है आपका एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो फोर्स हम इस तरह से लगा रहे हैं और ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ ये थीटा एंगल बनाकर जा रहा है और ये ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया। बी पोजीशन पे पहुंच गया फोर्स लगाने के बाद। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि एस हुआ। तो यहाँ पे वर्क कितना हुआ, इस बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने में जो किया गया वर्क है W बराबर है एफ डॉट एस एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। तो अगर दोनों के बीच में थीटा का वैल्यू क्या हो, अगर 0 डिग्री हो, 0 डिग्री अगर एंगल हो तो वर्क क्या होगा, W बराबर हो जाएगा एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो एफ एस। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो जिधर उसको ले जाना है, डिस्प्लेसमेंट करना है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगाएंगे। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा वर्क उसी समय होगा। इसलिए किसी भी वस्तु पे अगर वर्क करना है तो थीटा 0 डिग्री पर लगाएंगे तो मैक्सिमम वर्क होगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कि थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 60 डिग्री ले लेते हैं, 90 से कम, W बराबर क्या होगा एफ एस कॉस 60 डिग्री। ये कितना होगा एफ एस बाई 2। लेकिन अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 90 डिग्री ले लेंगे, ये स्पेशल केस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो W बराबर क्या होगा एफ एस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। तो जब 90 डिग्री पे फोर्स लगता है तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में देख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़े हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है तो उस पर जो सेंटर की तरफ ये अपना मूव कर रहा है, तो इस पे सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है, फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट इस डायरेक्शन में हो रहा है, फोर्स सीधा लग रहा है। तो ये एंगल यहाँ पे कितना होता है, थीटा 90 डिग्री। तो सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसमें जो वर्क डन जो होगा, फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन, वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे वर्क डन का वैल्यू 0 आ रहा होता है। और भी हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल। ठीक है, या फिर ये बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या हो रहा है, ये ग्रह मूव कर रहा है, या फिर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रहा है। तो पृथ्वी के गुरुत्व का बल उपग्रह की गति की दिशा से समकोण पर उपग्रह के ऊपर कार्य करता है, इसलिए पृथ्वी के गुरुत्व के बल के द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो ये गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि ये भी सर्कुलर मोशन में है। तो ये सब चीज का ध्यान रखना है। फिर एक केस और होता है, यदि थीटा मान लीजिए कि 180 डिग्री, तो वर्क डन बराबर क्या होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो ये क्या होगा, माइनस एफ एस होगा, -1 होता है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है। तो ये कब होगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इस वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंके, ये ऊपर की तरफ गया, तो बॉडी तो ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो इसका ऊपर हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो इसका ऊपर की तरफ हुआ, लेकिन फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, तो 180 डिग्री एंगल हो गया। या फिर मान लीजिए कि फ्रिक्शन फोर्स हम लोग लगाते हैं, ठीक है, फोर्स इधर लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हुआ, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन
ये क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव वर्क यहाँ पे होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है वर्क डन। चलिए, तो ये हो गया आपका वर्क डन का वैल्यू। अब है एनर्जी, ये वर्क आपका खत्म हो गया। अब इसी पे कुछ न्यूमेरिकल होगा, अपना वो सब करना है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका दिया है। अच्छा, एक ये क्वेश्चन आता है, एक कूली जो है वो अपने सिर पे वस्तु को लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसके द्वारा जो किया गया जो वर्क डन होगा, मतलब सीधा जा रहा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म पे ही एक जगह से दूसरे, सीढ़ी पे नहीं चल रहा है, सीढ़ी पे नहीं चल रहा है, सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तब उसके द्वारा जो किया गया वर्क डन होता है वो हम लोग जीरो बोलते हैं। ठीक है, कूली जो है वो कूली के द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो जीरो होता है। ये मान लीजिए कूली है, ये अपने सिर पे रखे हुए हैं और ये इधर डिस्प्लेस हो रहा है, इधर ये अपना जा रहा है, तो ये सीधा हो रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स mg फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है mg वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, mg फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क डन बराबर एफ एस डॉट एस होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एम जी इंटू एस कॉस 90 डिग्री, तो ये क्या होगा, जीरो। तो ये कूली के द्वारा किया गया वर्क डन जीरो है, लेकिन यही कूली अगर सीढ़ी पे चढ़ रहा है मास को लेकर के, और मान लीजिए कि वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है, ठीक है, वेट को लेकर के सीढ़ी पे चढ़ा और यहाँ पहुंच गया ये कूली, तो इसके द्वारा जो किया गया वर्क डन है वो हमसे पूछा जाएगा। तो क्या होगा, ये मान लीजिए कि ऊपर एक एच हट गया, तब यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ एच, और mg फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है, mg फोर्स जो लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट एच ऊपर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो किया गया जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो हम लोग निकालेंगे। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट एस, तो एफ डॉट एस होता है इसमें, तो एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, mg फोर्स हो जाएगा, और एस के जगह पर क्या हो जाएगा, एच। अब ये mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग माइनस कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, mgh, और यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, mgh जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक कूली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा बोझ पर किए, देखिए जिस समय कूली उठा रहा है वजन उस समय भी वर्क डन हो रहा है, जिस समय वो उठा करके नीचे से अपने सिर पे रख रहा है तो उस समय भी वर्क डन होगा, तो मास 15 केजी हो गया, एस 1.5 मीटर हो गया, तो वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा से ये निकल गया। लेकिन जब माथा पे रख करके हॉरिजेंटल सरफेस पे चल रहा है तब उसके द्वारा किया गया वर्क डन जीरो हम लोग कहते हैं। तो ये सब फेमस क्वेश्चन है, एसी वर्मा में दिया हुआ है, तो वहां से पूछता है। अब है एनर्जी, एनर्जी हम लोग देखते हैं, और वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क डन का यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर, या फिर ऐसे तो हम लोग जूल बोलते हैं, वर्क डन का जूल होता है, या फिर न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, फोर्स का न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर या फिर जूल बोल सकते हैं इसका यूनिट। और ठीक है, बस इतना है। ऐसा यूनिट हो गया, और ये कैसा राशि होगा, तो ये भी आपका स्केलर क्वांटिटी होगा, अदिश राशि होगा।
चलिए अब हम लोग एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी आता है ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता है। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या करता है? ऊर्जा कहते हैं। ये लिख सकते हैं, ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ये एक ऐसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका भी यूनिट क्या होगा? तो इसका भी यूनिट होता है जूल। जूल होता है, जे से डिनोट करते हैं। और 1 किलो जूल बराबर होता है 1000 जूल। चलिए, टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का टाइप है, तो सबसे पहले क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। कोई एम मास का बॉडी है और ये मान लीजिए कि वी स्पीड से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगा एम वी स्क्वायर। दूसरा क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। ये होता है एम जी एच। मान लीजिए कोई लेवल है और इस लेवल से ये बॉडी को एच हार्ट तक ले जाया गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा एम जी एच। नेक्स्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल या फिर यांत्रिक ऊर्जा। ये क्या होता है? दोनों का सम होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का। तब उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। ये 3 तरह का ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। बहुत तरह का तो ऐसे एनर्जी होता है, तो बस यही 3 तरह का आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी वाला में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर दुगना कर देंगे मास को तो क्या हो जाएगा, फिर आधा कर देंगे तो क्या होगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है। तो वो सब तो आसान आसान क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि एम डैश बराबर हम लोग 2m कर दिए और वी डैश बराबर हम कर दिए v/2। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? एम डैश बराबर 2m और वी डैश बराबर v/2 कर दिए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? चलिए बताइए आप लोग, बताइए कितना गुना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी? हाफ हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया है 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो गतिज ऊर्जा निकालिए। तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा देना है। तो ये सब तो आसान है क्वेश्चन। 120 जूल आ गया। फिर कह रहा है यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है, उसके वेग को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? पहले 30 है और बाद में 60 हो गया, तो कितना कार्य हमको करना पड़ेगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहला तो काम है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और फिर ये निकालो। तो थोड़ा ज़्यादा है कैलकुलेशन यहाँ पे,
तो पहले हाफ एम वी स्क्वायर निकालेंगे इनिशियल, फिर हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ एम यू स्क्वायर 25/3 आया, उसको किए तो, और 60 वाला को क्या आएगा 50/3 आएगा। तो 30 वाला का आया 25/3 और 60 वाला का 50/3। तो हाफ एम वी स्क्वायर किए 25/3 का स्क्वायर, तो ये आया। फिर हाफ एम फिर 50/3 का स्क्वायर किए तो ये आया। फिर दोनों को घटा दिए तो ये आया। तो जब घटाने के बाद जितना होगा उतना करना पड़ेगा काज हमको। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील किसी एम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि उसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलिए एक बार वेग को दोगुना करना है और एक बार वेग को 3 गुना करना है, तो ऊर्जा बताना है कितना होगा। चलिए दोगुना में बताइए कितना होगा। दो गुना करेंगे वेग को तो कितना ऊर्जा हो जाएगा ये बताइए। और 3 गुना करेंगे तो कितना वेग हो जाएगा। v डैश बराबर 2 भी कर देंगे 100। बहुत अच्छा, 2 गुना, ये 4 गुना हो जाएगा 100। तो v डैश बराबर 2 भी कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी डैश कितना हो जाएगा हाफ एम 2v का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर गुना 4, ये हो जाएगा 25 गुना 4, ये हो जाएगा आपका 100 जूल। और जब v डैश बराबर क्या करेंगे 3 गुना 3 भी करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डैश हो जाएगा हाफ एम 3v का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा 225 जूल। चलिए तो ये सब क्वेश्चन है। अब स्थैतिज ऊर्जा हम लोग समझते हैं। स्थैतिज ऊर्जा कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग को खींच रहे हैं तो उसमें क्या होगा स्थैतिज ऊर्जा रहता है। या फिर चाबी वाला जो खिलौना होता है उसमें भी क्या रहता है आपका स्थैतिज ऊर्जा रहता है। ये देखिए चाबी वाला जो खिलौना रहता है उसको तोड़िएगा तो अंदर में इस तरह का रिंग मिलता है, और वो चाबी देने से क्या होता है वो इस तरह से लपटा जाता है। और जैसे ही चाबी छोड़ते हैं तो ये जो लपेटा हुआ है इसमें स्थैतिज ऊर्जा आ जाता है, और फिर जैसे ही ये खुलता है तो ये अपना स्थैतिज ऊर्जा जो है वो गाड़ी को काइनेटिक एनर्जी में देता है, तो फिर वो गाड़ी क्या होता है चलने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्थैतिज ऊर्जा जो होता है स्थिति में परिवर्तन। तो स्थिति का ये सिर्फ मतलब नहीं हुआ कि हाइट ही बढ़ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हाइट ही बढ़े, उसका स्थिति में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आया तो उसमें क्या होगा स्थैतिज ऊर्जा आ जाएगा। जैसे रबड़ को हम लोग खींचते हैं तो रबड़ अपना नेचुरल लेंथ में उसका हम खींचे तो उसमें भी एनर्जी आ गया, ठीक है। या फिर स्प्रिंग को खींचे तो एनर्जी आ गया। या फिर ये धनुष को हम लोग इस तरह से धनुष है इसमें तीर लगा करके इसको पीछे की तरफ खींचे, ये क्या होगा आगे की तरफ जाएगा। तो स्थैतिज ऊर्जा सब में आ रहा है। खींचे जितना ज्यादा डोर को पीछे करते हैं स्थितिज ऊर्जा उतना ज्यादा बढ़ता है और उतना ज्यादा तेजी से तीर आगे की ओर जाता है। या गुलेल हम लोग चलाते हैं तो गुलेल में भी, ठीक है, सब लोग देखे होंगे इस तरह से गुलेल। तो गुलेल में भी हम लोग क्या होता है पत्थर को खींचते हैं रबड़ को और ये बहुत तेजी से आगे की तरफ जाता है। ये सब में क्या स्थैतिज ऊर्जा है आपका। चलिए अब हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। या तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी वस्तु का जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है ये दोनों का सम जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता। सिर्फ क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, लेकिन वो देखिए बोल रहा है सभी बिंदुओं पर वस्तु के स्थैतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। इसे क्या हम लोग ऊर्जा ये कर रहे हैं।
या फिर बोल सकते हैं किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है, ये कह रहा है इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश हो सकता है। ये मेन है सिद्धांत कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। जैसे कि इसका एक देखिए बहुत अच्छा इसमें समझाया है शुरू में, कहाँ पे था, ये देखिए ये जो गेंद है, तो गेंद अभी ऊपर में है, यहाँ से नीचे से ये ऊपर हाइट में है गेंद। तो अभी इस गेंद के पास पोटेंशियल एनर्जी है 20 जूल। ऊपर में हम लोग गेंद को ले जाकर के छोड़ रहे हैं नीचे, और काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो अभी हम 20 + 0 किए तो कितना आया, 20 जूल। जैसे ही गेंद थोड़ा सा नीचे आया तो बी पॉइंट पे जब गेंद पहुंचा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल हो गया। अब ये जो 5 जूल घटा वो किस में गया, काइनेटिक एनर्जी में गया, क्योंकि गेंद क्या हो गया, मोशन में आ गया। तो 15 + 5 कितना हो गया, 20 जूल। फिर जब सी पॉइंट पे पहुंचा तो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल हो गया, काइनेटिक एनर्जी भी 10 जूल हो गया। फिर और नीचे गिरा तो पोटेंशियल एनर्जी 5 हो गया, काइनेटिक एनर्जी 15 हो गया। जब एकदम नीचे जमीन पे आ गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया और काइनेटिक एनर्जी 20 जूल हो गया। तो क्या हो रहा है, हर जगह दोनों का सम कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 20-20 जूल आ रहा है। तो यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही विनाश कर सकते हैं, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं। या फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ से अभी बीच में था, यहाँ पे केंद्रीय स्थिति में, तो यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाते हैं तो जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुआ, फिर जैसे जैसे यहाँ पे गया तो यहाँ पे जाकर के सिर्फ क्या होता है, केवल पोटेंशियल एनर्जी होता है। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या बोल रहा है, केवल काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर होगा, और बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम लोग लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा ये दोनों के बराबर ही होगा। हर जगह एनर्जी बराबर होगा, उसी तरह से इधर भी होगा। तो हर जगह एनर्जी क्या होता है, बराबर होगा। कौन सा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होगा, मैकेनिकल एनर्जी बराबर होगा। या फिर बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों का सम क्या होगा, कांस्टेंट रहता है। ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उसके बाद है पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। नेक्स्ट है आपका पावर। पावर इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, या फिर इसको बोलते हैं कार्य करने की दर को ऊर्जा, कार्य करने की दर। और वहां पे ऊर्जा का क्या डिफिनेशन दिए थे, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और कार्य करने की दर को पावर कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पावर हो गया आपका शक्ति। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, या फिर होता है वाट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसको वोल्ट वाट भी बोलते हैं या जूल पर सेकंड भी होता है। मतलब 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। फिर 1 किलो वाट होगा तो क्या होगा, 1000 वाट। हाँ, 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 1 HP। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। एनर्जी का फॉर्मूला
किस एनर्जी का, जैसे एनर्जी बहुत तरह का होता है, सिर्फ एनर्जी का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं बोल सकते हैं। एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh, तो सिर्फ एनर्जी का हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है ऐसे। कौन सा एनर्जी, वहां पे एनर्जी में हमको जाना पड़ेगा कौन सा एनर्जी का, तो ही हम लोग फॉर्मूला बता सकते हैं। क्योंकि वर्क भी एक तरह का एनर्जी है, वहां पे भी क्या होता है, जूल ही होता है, उसका भी ऊर्जा का भी जूल हो गया, कार्य का भी जूल हो गया, तो सब जगह वहां पे सिर्फ एनर्जी का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं बता सकते। हाँ, एनर्जी इक्वल टू वर्क कह सकते हैं हम लोग। ऐसे कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ये लिखता है, आपका चलेगा। अब होता है 1 किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है, जो हम लोग का बिजली बिल आता है वो देखते हैं। तो 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है हमेशा। तो 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर, तो 1 यूनिट बराबर है 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग को जूल में चेंज करना है कि 1 किलोवाट आवर कितना जूल होता है, ये पूछता है हमेशा। हाँ, वर्क एनर्जी का एक फॉर्म हुआ। चलिए अभी आप लोग डिफिनेशन पे ज्यादा मत जाइए। अब यहाँ पे 1 किलोवाट आवर जो है, तो 1 किलोवाट आवर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ, 1000 वाट आवर। अब 1000 वाट आवर यहाँ पे है, तो सबसे पहले यहाँ पे आवर को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 वाट, वाट का हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकंड है। और यहाँ पे 1 आवर जो है 1 घंटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड, सेकंड लिख सकते हैं। अब सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट ऊर्जा क्या होता है, 1000 गुना 3600, ठीक है, ये सेकंड, तो सेकंड तो कैंसिल हो गया, इतना जूल हो गया आंसर। तो इसको लिखते हैं हम लोग 36 इंटू 10⁵ या फिर लिख सकते हैं इसको 3.6 इंटू 10⁶ तो 1 यूनिट जो होता है, या फिर 1 किलोवाट आवर बराबर होगा 3.6 इंटू 10⁶। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर बराबर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, घरेलू यूनिट। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 60 वाट का एक रेडियो 50 घंटे तक चलता है, तो कितना यूनिट ऊर्जा उठा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 60 वाट का है रेडियो 50 घंटा तक चला, तो कितना यूनिट होगा। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पावर कितना दिया हुआ है, 60 वाट, और टाइम दिया हुआ आपका 50 घंटा। तो सबसे पहले हम लोग वाट आवर निकालेंगे, तो या इसको किलो वाट में चेंज कर लीजिए,
पावर बराबर क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट, और टाइम हो गया आपका 50 घंटा। तो हमको किलोवाट आवर निकालना है, तो कि क्या करेंगे यहाँ पे 60 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोवाट इंटू 50 आवर, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 पचे 30, फिर डबल जीरो -3 किलोवाट आवर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, ये 10⁻³ है, तो ये तो 3 किलोवाट आवर, मतलब 3 यूनिट आएगा, 3 यूनिट आएगा, यहाँ देखिए 3 यूनिट आया। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। इसका बताइए 120 वाट का है, 4 घंटे तक वो पंखा चल रहा है। 120 वाट के 5 विद्युत पंखे 4 घंटे तक प्रयोग किए जाते हैं, तो कितना यूनिट आएगा बिजली बिल। 5 पंखा है और 4 घंटा तक चल रहा है, 120 वाट का है। सिर्फ 120 वाट बोला, 4 घंटा तक चला, और कितना पंखा है 5 पंखा है, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 500 को ये 20 गुना 120 वाट आवर, तो 12 दूना 2400 वाट आवर, ये हो गया 2.4 किलो वाट आवर, 2.4 यूनिट। बस ऐसे आंसर दे देना है 2.4 यूनिट। देखिए 2.4 किलो वाट आवर दिया ना, तो कुछ ज़्यादा नहीं है ये सब। अब चलिए ऊर्जा का रूपांतरण है कुछ पढ़ना यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ये बता रहा है कि यहाँ से जो होता है बिजली जो उत्पन्न होता है, तो उसमें पानी के अंदर जो होता है स्थैतिज ऊर्जा होता है, हाइट पर रहता है, बांध बनाते थे, हाइट पे रहता है, वहां से पानी नीचे गिरता है, ये इसको घुमाता है, टरबाइन को घुमाता है, फिर टरबाइन से ये जनरेटर चलता है, फिर जनरेटर से बिजली उत्पन्न होकर के हम लोग को करंट मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि स्थैतिज ऊर्जा जो है वो स्थैतिज ऊर्जा पहले गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुआ, फिर हमको क्या हुआ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमको मिला, वैद्युत ऊर्जा मिला। फिर उसी तरह से यहाँ पे बैटरी है, उसमें ऊर्जा का रूपांतर होता है, तो रासायनिक ऊर्जा फिर क्या होता है उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है, फिर गतिज ऊर्जा में, फिर वैद्युत ऊर्जा में हम लोग मिलता है। तो हर तरह का यहाँ पे आपका। फिर विद्युत मोटर, मोटर क्या करता है तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये सब चीज को याद रखना है कि विद्युत मोटर क्या करता है तो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर जो आपका आयरन होता है विद्युत स्थिरी इलेक्ट्रिक आयरन, वो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब है वो क्या करता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फिर रेडियो जो है वो रेडियो भी क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। भाप इंजन क्या करता है उष्मा ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। कार इंजन क्या करता है रासायनिक पेट्रोल जलता है तो पेट्रोल रासायनिक अभिक्रिया होता है, फिर वो हीट जनरेट करता है, फिर वो क्या होता है गतिज ऊर्जा हम लोग को मिलता है। तो कार इंजन पेट्रोल के रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में हीट होता है कि नहीं, इंजन हीट होता है, फिर उष्मा ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बैटरी जो है वो बैटरी भी क्या करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। गैस स्टोव रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सोलर जो होता है वो लाइट एनर्जी को तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी चेंज करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखना चाहिए वैद्युत ऊर्जा। अच्छा सौर सेल यहाँ अलग है, और सौर जल उष्मक है। अच्छा सोलर से हम लोग क्या करते हैं जल को गर्म कर रहे हैं, तो ये उष्मा ऊर्जा में। फिर सौर सेल क्या करता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका वर्क एनर्जी भी खत्म हो गया, तो कुछ बचा नहीं। ये देखिए वही सरल लोलक वाला पूछा। एक सरल लोलक एक चरम स्थिति बी तक ले जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वह केंद्रीय स्थिति ए की तरफ और फिर दूसरी चरम स्थिति सी की तरफ दोलन करता है। तो किस स्थिति में गोलक में होती है अधिकतम स्थितिज ऊर्जा और अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा स्थितिज ऊर्जा कब होगा जब इंड पॉइंट पर होगा, तो इंड पॉइंट बी और सी पे ज्यादा होगा,
और गतिज ऊर्जा कहाँ पे ज्यादा होता है, तो बीच में ज्यादा होता है, तो ये बीच में है तो ये पे ज्यादा होगा। ये सब तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट। इसका बताइए, एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी। तो ये तो आसान है, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम, तो 100/10 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 वाट आ जाएगा। ये तो आसान है आपका क्वेश्चन। इसका बताइए, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलाया जाता है, तो कितना यूनिट आएगा, बताइए। 60 वाट का है, 6 घंटे तक जला रहे। बताइए, बहुत लेट करते हैं आप लोग। 6 गुना 6 मल्टीप्लाई कीजिए, 360 आ गया, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 0.36 हो जाएगा। चलिए, तो ये सब हो गया आपका। ये सब तो आसानी है, 1500 है, 10 घंटा तो 15 किलोवाट हो जाएगा। ये तो 1500 गुना 10, 15 किलोवाट हो जाएगा। बताइए, किसमें किया गया कार्य धनात्मक है, किसमें ऋणात्मक है और किसमें जीरो है। बताइए आंसर इस तरह से लिखिए अपना, जो भी है। ए में क्या होगा, ए में आपका प्लस होगा या क्या होगा, या बी में माइनस होगा, इस तरह से आंसर लिखिए। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो किस स्थिति में क्या होगा। ए में जीरो होगा, सही। बी में बी में प्लस होगा, बी में माइनस कैसे आप लिख दिए, बी में माइनस प्लस होगा और सी में माइनस होगा। चलिए ठीक है, तो बस हम सारा कवर कर दिए, आपका हर तरह का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया।